इससे पहले कौन सा टॉपिक स्टार्ट करा था हमने? स्मॉल इंटेस्टाइन। वो सारा खत्म हो गया, समझ में आया था? स्मॉल इंटेस्टाइन में दो लोग अपना सिक्रीशन डालते हैं, एक तो लीवर डालता है और एक पेनक्रियास डालता है ना। तो उसमें सबसे पहले किसके बारे में बात करें? लीवर के बारे में बात करें कि लीवर कैसे और क्या चीज बनाता है, क्या चीज सिक्रीट करता है, जो कि किस में डालेगा? वो पेनक्रियास, सॉरी, उसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डालेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कौन से पार्ट में लीवर और पेनक्रियास अपना सिक्रीशन डालते हैं? डिओडिनम। स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में अपना सिक्रीशन डाल रहे हैं? दोनों डिओडिनम में डाल रहे हैं। ठीक है, ध्यान समझेंगे। सबसे पहले बोला है लीवर के बारे में क्या जानते हो? हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड, ग्लैंड समझते हो ना, जो कि पाउच ग्लैंड क्या होता है? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, जो क्या निकालेगा? कोई एंजाइम निकालेगा। ठीक है, तो मेरी बॉडी के अंदर सबसे बड़ा जो ग्लैंड है वो कौन सा पाया जा रहा है? वो हमारा लीवर है। मैं ऑर्गन की बात नहीं कर रही हूँ, हमारी बॉडी में सबसे बड़े ऑर्गन की बात नहीं हो रही है। सबसे बड़ा ग्लैंड जो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है उसका नाम क्या है? लीवर है। इसका काम देखा जाए तो मेन चीज ये है कि बाइल जूस और बाइल सॉल्ट कुछ निकालता है। मेरे मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स ने क्या निकाला? सलाइवा निकाला। उस सलाइवा को मैं बोल सकती हूँ कि ये क्या है? सलाइवरी जूस बोल सकती हूँ ना, लिक्विड ही तो था। वैसे ही मेरे पेट में, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ने क्या निकाला था? गैस्ट्रिक जूस निकाला था कि नहीं निकाला था? वैसे ही लीवर क्या निकाल रहा है? अपना खुद का एक जूस निकाल रहा है जिसको बाइल जूस कहते हैं। ठीक है, बाइल जूस के साथ साथ क्या प्रेजेंट है? बाइल सॉल्ट, क्योंकि काम होता है बाइल सॉल्ट का। बाइल जूस में बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है, बट इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं होता। ध्यान रखना, बाइल जूस के पास कोई एंजाइम नहीं होता। बट पढ़ क्यों रहे? क्योंकि एंजाइम वाला काम तो बाइल सॉल्ट कर रहे हैं। एंजाइम का काम क्या होता है? खाने को तोड़ना होता है कि नहीं होता? लेकिन यहां पर खाने को तोड़ने का काम एंजाइम नहीं, इसके पास कोई एंजाइम नहीं है। तो खाने को तोड़ कौन रहा है? तोड़ रहा है बाइल सॉल्ट। कहां प्रेजेंट होता है? बाइल जूस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो अलग से क्यों लिखा? ताकि हाईलाइट करके पता चले कि भैया बाइल जूस के अंदर बाइल सॉल्ट होता है और वो बाइल सॉल्ट काम कर रहा है, बाकी और कुछ काम नहीं कर रहा है हमारे खाने पे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? तो इसलिए अलग से लिखा है कि लीवर निकालता है, सिक्रीट करता है, यानी कि निकालता है, प्रोड्यूस करता है किसको? बाइल जूस को। उस बाइल जूस में क्या होते हैं? बाइल सॉल्ट होते हैं। इसलिए लिख दिया लीवर प्रोड्यूस कर रहा है, सिक्रीट कर रहा है बाइल जूस और बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट क्या कर रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम एक टर्म लगाएंगे, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब क्या होता है? जहां पर बड़े फैट के मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल को यहाँ पे ग्लोब्यूल बोला है, फैट के मॉलिक्यूल को ग्लोब्यूल कहते हैं। फैट मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? ग्लोब्यूल। तो बोला है कि जहां पर बड़े फैट के मॉलिक्यूल को, अगर ये फैट के बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं, फैट के अगर बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं, तो बाइल सॉल्ट क्या करता है? यहाँ पे कौन काम कर रहा है? बाइल सॉल्ट। तो बाइल सॉल्ट क्या करता है? कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल को, अगर मैं बात करूं सिर्फ एक डायग्राम बनाऊंगा, सिर्फ अगर एक डायग्राम बनाऊं, तो मैंने बोला ये बड़ा सा मॉलिक्यूल है किसका? फैट का। फैट का बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है जो मैंने खाने के रूप में खाया है। अभी तक कार्बोहाइड्रेट मुंह में डाइजेस्ट हो रहा था, प्रोटीन तुम्हारे स्टमक में डाइजेस्ट हो रहा था, फैट तो कहीं डाइजेस्ट हो नहीं रहा था, है कि नहीं? पहली बार हम पढ़ रहे हैं फैट कहां डाइजेस्ट हो रहा है। इसके अलावा थोड़ा बहुत फैट डाइजेस्ट हो जाता है हमारे स्टमक में, जिसके बारे में हमने नहीं पढ़ना है। ठीक है कि नहीं? वो हमारे 11th का टॉपिक है, यहाँ 10th में नहीं है कुछ भी। तो हमने पढ़ा कि मुंह में सिर्फ एक ही चीज डाइजेस्ट हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट। पेट में सिर्फ एक ही चीज डाइजेस्ट हो रहा है, प्रोटीन। तो फैट कहां डाइजेस्ट होगा? डिओडिनम में। डिओडिनम किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। और डिओडिनम में फैट किससे डाइजेस्ट हो रहा है? कौन से एंजाइम से? तो हमने देखा कि भाई एंजाइम कुछ नहीं होता फैट को डाइजेस्ट करने के लिए। यहां पर इसके पास मैं ये नहीं कह रही हूं कि फैट को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम नहीं होता, मैं तुमसे ये बोल रही हूं कि यहां पर लीवर के पास कोई एंजाइम नहीं है फैट को डाइजेस्ट करने के लिए। समझे कि नहीं? लीवर के पास कोई एंजाइम नहीं है किसको डाइजेस्ट करने के लिए? फैट को डाइजेस्ट करने के लिए। तो वो कर क्या रहा है? वो अपनी बॉडी से बाइल जूस निकाल रहा है जिसके अंदर बाइल सॉल्ट है। अब ये बाइल सॉल्ट कर रहा है उसको डाइजेस्ट। कैसे डाइजेस्ट कर रहा है? एक फैट का बड़ा सा मॉलिक्यूल है जो हमारे खाने के साथ आ गया था, बाइल सॉल्ट इसको छोटे छोटे फैट के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। कुछ समझ में आया या नहीं आया? एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है फैट का जिसको फैट ग्लोब्यूल कह देंगे, जो कि हमारे खाने के साथ आया हुआ है। तो बाइल सॉल्ट क्या करता है? इस बड़े से मॉलिक्यूल को छोटे छोटे फैट के मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया। तो इस प्रोसेस को, जहां पे बड़े फैट का मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहा है छोटे फैट के मॉलिक्यूल में, इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। समझ में आया कि नहीं? तो डाइजेशन ऑफ फैट की जगह हम वर्ड क्या लगाएंगे? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो बाइल सॉल्ट हेल्प कर रहा है किसमें? फैट के डाइजेशन में। लेकिन हम उस वर्ड के, हम डाइजेशन वर्ड ना लगा के उसकी जगह क्या लगाएंगे? इमल्सिफिकेशन।
इतना समझ पा रहे हो? तो इमल्सिफिकेशन हो रहा है फैट में। क्या होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट जिसमें लार्ज फैट का मॉलिक्यूल, जिसको ग्लोब्यूल भी कहा जाता है, कन्वर्ट किया जाता है स्मॉल फैट के मॉलिक्यूल में, जिसको ग्लोब्यूल कहा जाता है। तो यानी कि फैट के मॉलिक्यूल को ग्लोब्यूल कहते हैं। तो बड़े फैट के पार्टिकल को छोटे फैट के पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं। कौन कर रहा है? बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट कहां से आया? किसके पास प्रेजेंट है? बाइल जूस के पास। बाइल जूस कौन निकाल रहा है? लीवर निकाल रहा है। कुछ समझे या नहीं? क्या बाइल सॉल्ट तुम्हारे एंजाइम है? नहीं है। अगर होता तो नाम पढ़ते ना। क्या ट्रिप्सिन एंजाइम का नाम नहीं था? पढ़ा था ना तुमने, या नहीं पढ़ा था? या उसमें भी कुछ पढ़ा था कि जूस है खाली? नाम पढ़ा है ना। ट्रिप्सिन कह रही हूं, पेप्सिन। ट्रिप्सिन तो भी आएगा। पेप्सिन एंजाइम का नाम है, तुमने नाम पढ़ा है ना उसका। सलाइवरी अमाइलेज किसका नाम है? एंजाइम का नाम है। नाम पढ़ा था ना, टायलिन भी बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज को। तो नाम पढ़ा है उसका। तो बाइल सॉल्ट कोई एंजाइम नहीं है। बाइल जूस के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि बाइल जूस के अंदर एंजाइम होते हैं या नहीं होते हैं? बाइल जूस के पास कोई भी एंजाइम नहीं होते हैं। ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। अच्छा, आगे क्या है? गॉल ब्लैडर, एक नया शब्द आ गया हमारे पास। ये जो है ये स्ट्रक्चर, इसको मैंने क्या बोला है? लीवर। तो लीवर क्या बना रहा है? लीवर यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर, अपने बॉडी के अंदर, अरे एक चीज बताओ तुम, क्या लीवर भी हमारे सेल से मिलकर बना होगा? मेरी बॉडी का ऑर्गन है, मेरी बॉडी का पार्ट है, तो सेल से नहीं बना होगा? तो लीवर अपने सेल्स के अंदर क्या बना रहा है भैया? ये बना रहा है बाइल जूस। क्या बना रहा है? बाइल जूस, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? बाइल सॉल्ट। तुमने नाम सुना है पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस। तो पीलिया में क्या होता है? वो पीला पड़ जाता है पूरा इंसान, आंखें पीली हो जाती है उसकी। क्यों? क्योंकि जो बाइल सॉल्ट है ना, येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमारी बॉडी में जॉन्डिस होता है तो लीवर पे अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से भैया हमको पीला पीला हमारा शरीर दिखाई देता है। हमको क्या दिखाई देता है? लोगों को दिखता है, आंखें पूरी पीली जैसी दिखाई देने लग जाती है। समझ में आ रही बात या नहीं? तो बाइल सॉल्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आया या नहीं? एक दिन आयुष पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था कि जो हम वेस्ट मटेरियल डिस्चार्ज करते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के क्यों होते हैं? तो उसमें जो मेन चीज मैं बता देती हूँ, जो मेन चीज है येलो कलर। यूरिन का कलर भी कैसा आता है? यूरिन का कलर भी कैसा होता है? अगर हम कम पानी पीते हैं तो येलो कलर आता है। आता है कि नहीं आता? कम पानी पीते हैं तो। अगर कंसंट्रेटेड यूरिन, यानी कि जब तुम सुसु करने जाते हो, ठीक है, तो जब तुम कंसंट्रेटेड यूरिन निकाल रहे हो तो वो येलो कलर का आता है। क्यों आता है येलो कलर? क्योंकि ये जो तुम खाने के अंदर, भैया खाने के साथ तो बाइल सॉल्ट भी मिक्स हो चुका है। अब ये तो जूस है ना, जूस है। जूस मतलब क्या? लिक्विड चीज। अब जब पानी में, सॉरी, जब खून में अब्सॉर्ब की जा रही है चीजों को, तो बाइल सॉल्ट भी अब्सॉर्ब हो जा रहा है, ठीक है कि नहीं? अब इसको फेंकना पड़ेगा ना बॉडी के बाहर, तो किडनी के पास फेंक दिया जाता है। वैसे तो इसको लिवर में फेंक दिया जाता है वापस से, लेकिन जो बच गया, जो ज्यादा एक्सेस में, उसको किसके पास फेंका जाएगा? किडनी के पास फेंका जाएगा। फिर किडनी क्या करेगा? यूरिन के साथ साथ इसको भी बॉडी के बाहर निकाल देगा, क्योंकि कहीं और काम ही नहीं है इसका मेरा बॉडी के अंदर। समझे या नहीं समझे? ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर येलो कलर के लिए जो भी चीज रिस्पॉन्सिबल है वो है बाइल सॉल्ट। कौन निकाल रहा है बाइल सॉल्ट? निकाल कौन रहा है? बाइल जूस। सॉरी, कौन निकाल रहा है? लीवर। किसके साथ? बाइल जूस के साथ। समझ में आया? क्या काम करेगा? फैट को डाइजेस्ट करेगा। और डाइजेशन ऑफ फैट वर्ड नहीं लगाएंगे, उसके लिए वर्ड क्या लगा देंगे? इमल्सिफिकेशन। तो फैट के इमल्सिफिकेशन में काम कौन कर रहा है? बाइल जूस। वर्ड नहीं लिखेंगे, नाम क्या लिखेंगे? बाइल सॉल्ट। ठीक है। अगर टिक द करेक्ट ऑप्शन में आ गया, एमसीक्यू में आ गया, बाइल सॉल्ट नहीं लिखा है लेकिन बाइल जूस लिखा है, तो उसी को टिक लगाएंगे। मेरी बात समझे? लेकिन बाइल जूस भी है, बाइल सॉल्ट भी है, दोनों ऑप्शन में है, तो किसको टिक करेंगे? बाइल सॉल्ट। बाइल जूस को नहीं करेंगे। हाँ, तो हाँ भैया क्या बोला है? बाइल सॉल्ट हेल्प करता है फैट की इमल्सिफिकेशन में। फैट ऑफ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब क्या होता है? जिसमें बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है छोटे फैट के मॉलिक्यूल्स में। आया कुछ समझ में कि नहीं? ये खत्म हो गया। हम बात किसकी बात करते हैं? गॉल ब्लैडर, है ना। उससे पहले मैंने बोला कि ये जो बाइल जूस, यहाँ पे सेल जो होते हैं लीवर के सेल, वो बाइल जूस निकालते हैं, उसके अंदर होता है बाइल सॉल्ट। अब ये बाइल सॉल्ट इस पाइप के थ्रू यहां नीचे जाएगा, ठीक है कि नहीं? अब यहाँ पे भी तो बन ही रहा होगा भाई, ये तो पूरा लीवर ही है, तो लीवर के सेल बना रहे होंगे ना बाइल सॉल्ट। अच्छा, ये जो नली होती है ना, ये पाइप होती है, इस पाइप को मैंने डक्ट बोला है। कौन सा डक्ट है? कुछ मतलब नहीं है। डक्ट का मतलब होता है पाइप। डक्ट का मतलब क्या होता है? पाइप। ठीक है। जो नली होती है, जो पतली सी ट्यूब बना रखी है, उसको डक्ट बोलते हैं। मेरी बात समझे या नहीं समझे? ठीक है। कौन सा डक्ट है? हर डक्ट का नाम होता है। कौन सा डक्ट है हमें नहीं पढ़ना, ठीक है। तो मैंने क्या बोला? यहां पर से बाइल आया, नीचे जाएगा। यहां पर जो बाइल आ रहा है, जो बना रहा है, कौन बना रहा है? बाइल को कौन बना रहा है भाई? लीवर। तो जो बाइल यहाँ पे बन रहा है, कहां पे बन रहा है? लीवर में। तो बाइल जूस यहां बना, थोड़ा सा बाइल जूस इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है,
थोड़ा सा बाइल जूस किसके अंदर इकट्ठा हो जाता है, हमारे इसके अंदर, इसका नाम क्या है, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर स्टोर बाइल जूस। बाइल जूस को स्टोर कौन करता है, गॉल ब्लैडर। तो इसको जब तुम्हारे पास बॉडी के अंदर, ये किसका पार्ट है, ये पेट का पार्ट, ठीक है, ये पेट का पार्ट है, यहाँ पेट वाला वो पेट अटैच होगा, यानी कि स्टमक अटैच होगा। तो मैंने बोला कि जब स्टमक में खाना आ चुका है, स्टमक में सारा डाइजेशन हो गया, जब खाना यहां तक पहुंचेगा और मान लो लीवर कुछ और काम में बिजी है अभी, बट बाइल की जरूरत पड़ रही है, तो अब जो गॉल ब्लैडर जिसने बाइल स्टोर किया था, अब वो नीचे फेंकेगा। देखो ना लाइन है नहीं यहां से नीचे फेंकने की, है ना। तो अब बाइल, ये जो गॉल ब्लैडर है जिसने बाइल स्टोर किया था, वो भी क्या करेगा, नीचे की तरफ फेंकेगा। किसको फेंकेगा, बाइल जूस को फेंकेगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बनाने का काम किसका है, सिक्रीशन का काम किसका है, प्रोडक्शन का काम किसका है, बाइल जूस का, लीवर का। स्टोरिंग का काम किसका है, बाइल जूस को, गॉल ब्लैडर का। अभी तक का कुछ हमने ऐसा नहीं पढ़ा था कोई चीज स्टोर कर सकते हैं, कोई और डाइजेस्टिव एंजाइम को या कोई और जूस को स्टोर कर सकता है, ऐसा नहीं पढ़ा था। पहली बार पढ़ रहे हैं, बाइल जूस निकालने वाला लीवर और उसको स्टोर करने वाला गॉल ब्लैडर। आया समझ में या नहीं आया, ठीक है। तो ये गॉल ब्लैडर का काम क्या है, बाइल जूस को स्टोर करता है। अब बाइल के बारे में पढ़े, बाइल मतलब बाइल जूस की बात कर रहे हैं, बाइल सॉल्ट की बात कर रहे हैं, किसी की बात करो, तो बाइल क्या करता है, खाने को क्या कर देता है, अल्कलाइन बना देता है। अल्कलाइन मतलब क्या होता है, दो वर्ड तुमने सुने होंगे, एसिड और बेस, सुना होगा। ऐसा बेस जो पानी में मिक्स हो जाता है, घुल जाता है। जैसे एक सिंपल सी बात कर रही हूं मैं, नमक ले रही हूं, नमक कोई एसिड नहीं होता, कोई बेस नहीं होता। एक नमक लिया, नमक को तुमने पानी में डिसॉल्व करने की कोशिश करी, तो क्या वो डिसॉल्व हो जाता है, क्या वो घुल जाता है, घुल जाता है। वैसे ही तुमने क्या करा, बेस लिया, बेस, ठीक है। अब बेस जैसे कि मान लेते हैं चूना पत्थर, चूना क्या होता है, बेस होता है। तुमको कैसे पता बेस होता है चूना पत्थर, मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रही हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, मैं कैल्शियम ऑक्साइड की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है कि नहीं। मुझे अभी मैंने तुमको मेटल नॉन मेटल चैप्टर नहीं पढ़ा रखा है, ये भी बेस होता है, ये भी बेस होता है, ठीक है। बट जब मैं मेटल नॉन मेटल पढ़ाऊंगी तब समझाऊंगी इसको बेस क्यों कह रहे हैं। बट बेस किसको बोलते हैं, जिसके पास क्या जुड़ा होता है, O और H चिपका होता है, उसको बेस कहते हैं। मेरी बात समझे। अगर ये पानी में घुल जाए, अगर जिसके पास OH वाला पार्ट पड़ा हुआ है और ये इसको बेस कहेंगे, हाँ, अगर ये पानी में घुल जाए तब शब्द लगा देंगे अल्कलाई। अल्कलाई, NI नहीं, अल्कलाई, अल्कलाई, ठीक है, ALKLAI, अल्कलाई, अल्कली, ठीक है ना, अनारकली नहीं, अल्कली। समझ में आ रही बात या नहीं। हाँ, तो मैंने क्या बोला कि तुम्हारे पास अगर किसी के पास OH पड़ा होगा उसको बेस कहेंगे, अगर ये बेस पानी में घुल जाता है तभी अल्कलाई कहेंगे। इसका मतलब शायद ऐसा होता होगा, सारे बेस पानी में नहीं घुलते होंगे, तभी तो नहीं लिखा कि बेस इसको अल्कलाई कहते हैं, है कि नहीं। क्या लिखा है, बेसिस प्लस वाटर, यानी कि बेस को पानी में मिलाओगे और पानी में घुल जाता है तो तब हम बोलेंगे भाई उसको क्या बोलते हैं, अल्कलाई, अल्कलाई कहते हैं, अल्कलाइन नहीं। समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो बाइल है वो कैसा नेचर का है, वो बेस नेचर का है, बेसिक है वो। ये बाइल पानी, अरे जूस क्या होगा, पानी में डिजोल्व होगा कि नहीं होगा, पानी नहीं पीते क्या इतना सारा। क्या मैंने तुमको स्टार्टिंग में नहीं पढ़ाया था कि हमारा जो डाइजेशन होता है उसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम चाहिए, ऐसे एंजाइम जो पानी के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं। याद है स्टार्टिंग में कि बड़े जो मॉलिक्यूल्स है उनको अगर छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना है तो हमारे पास एंजाइम चाहिए, लेकिन वो एंजाइम कैसे होना चाहिए, हाइड्रोलिटिक, यानी कि पानी के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, पानी के प्रेजेंस में खाने को तोड़ेंगे। समझिए मेरी बात, ये नहीं तो हर किसी, अरे तुमने सलाइवा बोला, सलाइवा क्या उसमें पानी नहीं होगा सलाइवा में। गैस्ट्रिक जूस बोल रहे हो, जूस बोल रहे हो तो बिना पानी के जूस बन जाएगा क्या, पानी प्रेजेंट होगा ना साथ में। बाइल जूस बोल रहे हो, जूस है तो उसमें पानी भी तो होगा फिर। मेरी बात समझे या नहीं समझे, ठीक है। तो मैंने तुमसे क्या बोला कि ये कैसा, ये क्या करता है, कैसा नेचर, जैसे HCl क्या करता था, मीडियम को एसिडिक बना देता था कि नहीं बनाता था, वैसे ये बाइल क्या कर रहा है, मीडियम, मीडियम मतलब उतना एरिया क्या बना दे रहा है, अल्कलाइन बना दे रहा है। अल्कलाइन मतलब मीडियम की बात कर रहे हैं, जैसे एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, तो एल्किलिक मीडियम नहीं होता, अल्कलाइन मीडियम बोलते हैं हम। समझे या नहीं। अल्कलाइन क्या होता है, ऐसा बेस जो पानी के अंदर घुल जाए। बेस कौन है यहाँ पर, बाइल है। मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं समझे। क्यों अल्कलाइन मीडियम, इसने क्या बोला है, खाने को अल्कलाइन बना देता है, मतलब खाना भी हमारा एसिडिक होता है क्या, खाना भी हमारा बेसिक होता है क्या। अरे जब तुमने मुंह में खाना खाया ना वो एसिडिक ना वो बेसिक, मान के चल रहे ना एसिडिक है ना बेसिक है, सिंपल खाना है, ठीक है कि। अरे थोड़ा बहुत तो एसिड तो प्रेजेंट होता है, नहीं होता है क्या खाने में, टमाटर में एसिड नहीं होता है, होता ही नहीं होता। तुम्हारी सब्जियों में तो टमाटर डलता ही नहीं डलता, तो खाने में एसिड आया नहीं आया,
तुम सेब खा रहे हो, एसिड नहीं है उसके अंदर, इमली खा रहे हो, एसिड नहीं है, दही दही वगैरह पी रहे हो, एसिड नहीं है, लैक्टिक एसिड नहीं पढ़ा तुमने उसमें, पढ़ा है ना, तो खाने में भी तो एसिड है ही। बट मैं क्या बोल रही हूँ, मुंह के अंदर खाना आया, मान रहे कुछ भी एसिडिक नेचर नहीं है, कुछ भी बेसिक नेचर नहीं है उसका, ठीक है। खाना चबाया 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 चबाया, हमारा जो मुंह में सलाइवा आ रहा है वो खाने को हल्का सा क्या कर देता है, एसिडिक बनाता है, हल्का सा एसिडिक, ठीक है। अरे नहीं समझ रहे, कुछ नहीं समझे, बस मुंह में सलाइवा आया, ठीक है, सलाइवा ने खाने को मिक्स किया, पेट में गया, पेट में क्या पड़ा हुआ है, HCl, HCl क्या करेगा, खाने को तो हाईली एसिडिक बनाएगा, क्योंकि HCl तो तुम्हारा एसिडिक होता है। खाना मेरा एसिडिक हो चुका है, खाना अब सॉलिड नहीं रहा, मुंह के अंदर वो सॉलिड नहीं था, सॉलिड तो वो बाहर था, जैसे मेरे मुंह के अंदर गया तो सेमी सॉलिड हो गया, क्योंकि चिपचिपा बन चुका है सलाइवा के साथ मिक्स होकर। जैसे पेट में जाएगा, पेट में तो जूस निकलते जा रहा है, अब तो वो लिक्विड बनते जा रहा है, समझ रहे हो कि नहीं, वो और ज्यादा सेमी सॉलिड होते जा रहा है, सेमी सॉलिड मतलब अब वो लिक्विड की तरफ बनते जा रहा है। लेकिन खाना कैसे हो गया, एसिडिक, क्योंकि एसिड मिला हुआ है। अब अगर वो एसिड यहां से पेट से यहां की तरफ आएगा, पेट में तो बहुत मोटी लेयर होती है ना म्यूकस की, जो बचा देता है, और मैंने बोला म्यूकस की लेयर तो पूरे एलिमेंट्री कैनाल में है, लेकिन पेट में बहुत मोटी होती है, समझे। तो अगर जब यहां से एसिडिक खाना आएगा तो ये डिओडिनम पे जाएगा, तो डिओडिनम जल नहीं जाएगा क्या, इतना हाईली एसिडिक खाना अगर आ रहा है तो, समझ पा रहे हो। तो करेगा क्या, तो ये जो बाइल जूस निकल रहा है यहां से, और यहां से क्या निकलेगा, पेनक्रियास में से जूस निकलेगा, जिसको पेनक्रियाटिक जूस कहेंगे। ये दोनों एल्कलाइन होते हैं, यानी कि दोनों बेसिक होते हैं, तो ये दोनों बेसिक होते हैं तो खाने पे जाते हैं, ताकि खाने का एसिडिक नेचर खत्म कर सके, उसको न्यूट्रल कर सके। एसिड और बेस मिलता है तो न्यूट्रल और वाटर, मतलब पानी और वाटर नहीं बनता, सॉरी सॉल्ट और वाटर नहीं बनता, हमने पढ़ा है ना, एसिड और बेस की रिएक्शन करवाते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, मतलब कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अगर इसके एसिडिक नेचर को मुझे खत्म करना पड़ेगा तो मुझे बेस मिलाना पड़ेगा ना उसके अंदर। लेकिन बेस कितनी जगह से आ रहा है, दो जगह से आ रहा है, एक तो यहां से आ रहा है लीवर से बाइल जूस, एक कहां से आ रहा है, इधर से, कहां से, पेनक्रियास से, पेनक्रियाटिक जूस। आने कितने चाहिए था, एक ही आना चाहिए था, एक ही बेस आना चाहिए था, दो जगह से बेस आ रहे, तो अब जो खाना बनेगा तुम्हारा वो बेसिक हो गया। हम तो ये चाह रहे थे कि यहां से जो खाना आ रहा है वो तो एसिडिक आ रहा है ना, मुझे उस एसिडिक खाने को क्या करना है, मुझे उस एसिडिक खाने को न्यूट्रल बनाना है, ताकि डिओडिनम की लेयर डैमेज ना हो जाए। लेकिन मेरे पास बेस कहां से आ रहा है, एक तो बाइल से निकल रहा है और एक पेनक्रियास से निकल रहा है, सॉरी बाइल कह रही हूँ, लीवर से निकल रहा है और पेनक्रियास से निकल रहा है। ये दोनों जो जूस निकाल रहे हैं वो दोनों जूस कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। बेसिक वर्ड लगाने की बजाय मैं क्या लगाऊंगी, अल्कलाइन। इन्होंने क्या कर दिया, खाने को क्या कर दिया, अल्कलाइन बना दिया, समझे या नहीं समझे। अरे जितना एसिड है उतना बेस होता तो न्यूट्रल हो जाता, बट बेस तो तुम ज्यादा मिला रहे हो ना, बेस तो तुमने 2 बार मिला दिया, एसिड तो एक ही बार मिलाया, तो खाना क्या हो रहा है, बेसिक हो रहा है। अब बेस यहाँ पे वर्ड नहीं लगाएंगे, क्योंकि सब कुछ तो पानी के साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा, सब चीज तो जूस के साथ मिक्स है ना, और जूस में तो पानी ऐड है, इसका मतलब यहां पर वर्ड लग जाएगा अल्कलाइन। मेरा खाना अब एसिडिक नहीं रहा, न्यूट्रल नहीं रहा, कैसा बन गया, अल्कलाइन हो गया, यानी कि बेसिक हो गया खाना। क्यों हुआ बेसिक, क्योंकि कुछ एंजाइम, जैसे तुमको मैंने बताया था पेप्सिन, जो कि पेट में पाया जाता है, HCl एसिडिक मीडियम होगा तभी पेप्सिन काम करेगा, था कि नहीं था। वैसे कुछ एंजाइम जब बेसिक मीडियम होगा तभी काम करेंगे, आया समझ में। एसिडिक मीडियम था तो पेप्सिन ने काम करा, बेसिक मीडियम होगा तो दूसरे एंजाइम काम करेंगे। इसीलिए खाने को कैसा बनाया जा रहा है, बेसिक बनाया जा रहा है या फिर अल्कलाइन बनाया जा रहा है, ताकि उस पर मेरे एंजाइम्स काम कर सके। कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा आया, एक बार फटाफट से देख लेते हैं दोबारा से, कि हमारे जो लीवर है सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड के नाम से जाना जाता है बॉडी का। उसके बाद ये क्या निकालता है, बाइल जूस निकालता है। इसके पास बहुत सारे सेल्स होते हैं जो क्या निकालते हैं, बाइल जूस बनाते हैं। बाइल जूस इस डक्ट के थ्रू नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। बाइल जूस के पास क्या प्रेजेंट होता है, अपने खुद के कुछ सॉल्ट होता है जिसको बाइल सॉल्ट कहते हैं। बाइल सॉल्ट क्या करता है, बाइल सॉल्ट फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है कि लार्ज फैट के मॉलिक्यूल्स को छोटे फैट के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, समझ में आया। फिर क्या है, गॉल ब्लैडर का भी तो कुछ काम है। क्या है गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, छोटा सा, कहां प्रेजेंट होता है, लीवर के नीचे प्रेजेंट होता है। इधर मैंने थोड़ा सा इधर बना रखा है ताकि तुमको साथ साथ दिखे, ये अलग चीज है और लीवर अलग है, ठीक है। तो लीवर के यहाँ पे प्रेजेंट होता है छोटा सा क्या स्ट्रक्चर, छोटा सा पाउच लाइक, यानी कि बैग की तरह छोटा सा बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। इसके अंदर क्या होता है, बाइल जूस इकट्ठा होते जाता है। क्यों, क्योंकि बाद में जब अगर कभी खाना आए, लीवर कुछ और काम कर रहा हो, वैसे लीवर ऐसा करता नहीं है, बट अगर मान लो लीवर कुछ और काम कर रहा हो, बाइल की ज्यादा जरूरत पड़ रही है, तो बाइल जो होगा यहाँ से गॉल ब्लैडर से निकल के खाने की तरफ पहुंच जाएगा,
समझ में आया? उसके बाद क्या बोला, बाइल क्या करता है, खाने को कैसा बना देता है, अल्कलाइन बना देता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा ये था पेट यानी कि स्टमक से खाना आ रहा था एसिडिक, और अगर वो एसिडिक खाना डिओडम में जाएगा तो होगा क्या, डिओडम की सेल जो है डैमेज हो जाएंगी। तो जो बाइल जूस आ रहा है वो क्या कर रहा है, उसके जो असर है एसिडिक असर को कम कर रहा है। इतना कम कर दिया कि उसने उस खाने को क्या बना दिया, अल्कलाइन बना दिया। क्योंकि कुछ एंजाइम एसिडिक पीएच पर एसिडिक मीडियम पे काम करते हैं और कुछ एंजाइम अल्कलाइन मीडियम में काम करेंगे। अल्कलाइन होता क्या है, अल्कलाइन शब्द आया है अल्कलाई से। अल्कलाई का मतलब होता है बेस और पानी का मिक्सचर। जो बेस पानी के अंदर घुल जाता है, पूरी तरीके से डिजोल्व हो जाता है, उसको हम अल्कलाई कहते हैं। समझे कि नहीं? इसका मतलब बाइल कैसा होगा, अल्कलाइन मीडियम का होगा। बेस होगा तो पानी के अंदर मिक्स हो गया होगा, तभी बाइल जूस बन गया होगा, और उसने मीडियम को कैसे बना दिया, अल्कलाइन बना दिया। आया समझ में? खत्म। चलो फिर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। देखो नया टॉपिक क्या आ गया, इससे पहले हमने लीवर पढ़ लिया, अब क्या आएगा, पेनक्रियास। क्योंकि दो ही तो सिक्रीशन है जो हमारे डिओडनम में खुल रहे हैं, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में खुल रहे हैं। तो पेनक्रियास के अंदर क्या पढ़ा सबसे पहले कि ये अच्छा इसमें लिखा नहीं, बट देखो ना इसका शेप कैसा दिखाई दे रहा है, पत्ते के जैसा शेप दिखाई दे रहा है। कहां प्रेजेंट है, स्टमक के नीचे दिख रहा है, देखो स्टमक के नीचे वाली साइड में प्रेजेंट है कि नहीं? इतना कुछ लिखना नहीं है, मेन काम देख रहे हैं। मेन काम क्या है, सिक्रीट कर रहा है, मतलब कि प्रोड्यूस कर रहा है, निकालेगा। क्या निकालेगा, पेनक्रियाटिक जूस। फिर से एक टर्म आ गया जूस। अब की बार जूस कौन निकाल रहा है, पेनक्रियास निकाल रहे हैं। जूस का मतलब ये समझ लो भैया, पानी भी ऐड होगा। एक्स्ट्रा चीजें, तुम जो भी चीजें ऐड कर रहे हो, किसके अंदर ऐड करोगे, उसको पानी के अंदर ऐड करोगे। समझे या नहीं समझे? ठीक है, तो ये अभी तक का जूस कहां पढ़ लिया, एक तो सलाइवा, वो भी जूस है, सलाइवा भी क्या है, जूस हो गया। दूसरा क्या हो गया, गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो जूस निकल रहा है, गैस्ट्रिक जूस। तीसरा क्या हो गया, बाइल जूस, जो कौन निकाल रहा है, लीवर। चौथा क्या हो गया, पेनक्रियाटिक जूस, कौन निकाल रहा है, पेनक्रियास। समझे? तो ये वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, पेनक्रियास बोलते हैं, जो पत्ते जैसा दिखाई देता है। क्या निकाल रहा है, पेनक्रियाटिक जूस निकाल रहा है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम। बाइल जूस में क्या कोई एंजाइम थे, बाइल जूस में कोई एंजाइम थे, नहीं थे। पेनक्रियाटिक जूस में क्या है, एंजाइम है। कौन कौन से एंजाइम है, जैसा सबसे पहले क्या आ गया, अमाइलेज। कौन सा अमाइलेज, पेनक्रियास निकाल रहा है, तो इसको मैं बोल सकती हूँ पेनक्रियाटिक अमाइलेज। क्योंकि हमारा अमाइलेज तो मुंह में भी निकल रहा था, जिसका नाम सलाइवरी अमाइलेज था। समझे? तो इसको अगर मैंने यहाँ पे अमाइलेज लिखा है तो समझ जाना ये कोई और दूसरा अमाइलेज नहीं है, इसका नाम मैं लिख सकती हूँ पेनक्रियाटिक अमाइलेज। क्योंकि एक और अमाइलेज निकल रहा है, जो कहां निकल रहा है, मुंह में निकल रहा है। ठीक है, तो इसलिए इस अमाइलेज का नाम क्या हो जाएगा, पेनक्रियाटिक अमाइलेज। जैसे हमारे मुंह में सलाइवा के अंदर अमाइलेज प्रेजेंट था, जिसको सलाइवरी अमाइलेज कहा था। और अमाइलेज किसके लिए काम करता है, कार्बोहाइड्रेट के लिए काम करता है। क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब ये अमाइलेज क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करेगा। ठीक हो गया, कोई दिक्कत है? इतना समझ में आया? फिर दूसरा कौन आ गया, ट्रिप्सिन। अभी हमने इससे पहले पेप्सिन पढ़ा था, मैंने बोला जिसके पीछे SIN लग जाएगा, हम हर किसी के लिए नहीं होता ऐसा। बस इस वाले क्लास 10th में हमारे पास दो ही है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम। क्लास 10th में दो ही प्रोटीन है जो, सॉरी दो ही एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, और दोनों के पीछे SIN लगा हुआ है। इसलिए मैंने कहा याद करने का तरीका है बस। तो जिसके पीछे सिन लगाए, एक पहले था पेप्सिन, कौन निकाला था, पेट, पी फॉर पेप्सिन, पी फॉर पेट यानी कि स्टमक। दूसरा कौन है, ट्रिप्सिन, कौन निकाल रहा है, अब ऐसे मत करना, पी फॉर पेट, पी फॉर पेनक्रियाटिक जूस, ऐसा भी कर सकते हो। पेप्सिन पहले आया था कि नहीं आया था, पेप्सिन पहले आया था, ट्रिप्सिन बाद में आया था। तो स्टमक पहले आता है, पेनक्रियास बाद में आते हैं ना। तो स्टमक में जो एंजाइम निकल रहा है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला, वो पेप्सिन था। और जो पेनक्रियाज से एंजाइम निकल रहा है वो कौन है, ट्रिप्सिन है। क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, आगे क्या है, आगे है लाइपेज। अब लाइपेज क्या होता है, एल फॉर लाइपेज और एल फॉर क्या है, लिपिड्स। एल फॉर लाइपेज और एल फॉर क्या है, लिपिड्स। लिपिड्स का मतलब क्या होता है, फैट। तो फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम को क्या बोलेंगे हम, लाइपेज कह देंगे। हमारे फैट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कौन था अभी तक, बाइल जूस। उससे पहले तो किसने कुछ करा नहीं था, मेनली बाइल जूस भी नहीं है कौन, बाइल सॉल्ट। फैट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कौन है, बाइल सॉल्ट। ठीक है कि नहीं? अब कौन सा आ गया, लाइपेज। ये लाइपेज क्या है, एंजाइम है। बाइल सॉल्ट के पास, बाइल जूस के पास कोई एंजाइम नहीं था। इसके पास क्या है, प्रॉपर एंजाइम है भैया। किसके लिए है, फैट के डाइजेशन के लिए। इतना समझ रहे हो या नहीं समझे? ठीक है, तो लाइपेज क्या होता है, लिपिड्स या फिर फैट्स को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, जिसके पीछे भी ASE आ जाता है। मैंने तुमको पहले ही बोला है कि ये तो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। और ASE वाले हमारे 10th के सिलेबस में सिर्फ दो ही है, एक अमाइलेज वाला, एक लाइपेज वाला। अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, लाइपेज लिपिड्स को डाइजेस्ट करेगा।
जिसके पीछे सिन आ जाएगा प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। आगे समझ में? तो सबका डाइजेशन देखो, तीनों का डाइजेशन हो रहा है पैनक्रियाटिक जूस में, तीनों चीज प्रेजेंट है, फैट को डाइजेस्ट करने वाला भी, और किसको, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला भी, और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला भी। तो अभी तक अलग अलग डाइजेशन हो रहा था, जैसे मेरे मुंह के अंदर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ, पेट के अंदर किसका डाइजेशन हुआ, पेट के अंदर किसका डाइजेशन हुआ, प्रोटीन का डाइजेशन हुआ। डिओडनम में पहली बार बाइल जूस आया था जो फैट का डाइजेशन कर रहा था। डिओडनम में ही पैंक्रियाज भी आ गया। आप कह रहे हैं कि भाई देखो सबने अलग अलग कर दिया, अब मैं सबका एक साथ डाइजेशन करता हूं। समझ में आया? तो पैनक्रियाटिक जूस के अंदर तीन चीजें प्रेजेंट थी, अमाइलेज जिसको पैनक्रियाटिक अमाइलेज कहेंगे, लाइपेज की जगह पे यहाँ पे वर्ड अगर पैनक्रियाटिक लाइपेज लिख दिया तो ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो पैनक्रियाटिक लाइपेज यानी कि ऐसा लाइपेज जो कौन निकाल रहा है, पैनक्रियाज निकाल रहे हैं। तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन और पैनक्रियाटिक लाइपेज, ये तीन एंजाइम जो है वो कौन निकाल रहा है, पैनक्रियाज निकाल रहा है, और तीनों चीजों को डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को भी, फैट को भी और कार्बोहाइड्रेट्स को भी। इट इज कनेक्टेड, इट मतलब कौन, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज कनेक्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो ये जो पार्ट है जिसको हम इसको क्या बोलते हैं, डिओडनम बोलते हैं। क्या डिओडनम पहला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का? स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स होते हैं ना, जिसमें से पहले पार्ट का नाम क्या होता है, डिओडनम। तो जो पहला पार्ट है डिओडनम वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ये जो इट लिखा है, इट मतलब ये जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज कनेक्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से, किसकी मदद से, पैनक्रियाटिक डक्ट। ये जो पतली सी ट्यूब है, जो नली है, मैंने तुमको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो नली होती है यहाँ पे उसको डक्ट बोलते हैं, और हर जगह पे जो नली होगी उसका नाम अलग अलग होगा, उस डक्ट का नाम अलग अलग होगा। ये जो नली है वो पैनक्रियाज में पाई जा रही है, इसमें से इस नली का नाम हो गया पैनक्रियाटिक डक्ट। समझ में आया? तो यहां पर जो पॉइंट है ना, मैंने यहाँ पे देखो ये दो पॉइंट को ऐसे मिलाया नहीं है, जबकि दोनों पॉइंट्स मिले होते हैं, बट मैंने यहाँ पे हल्का सा उनके बीच में गैप करा है। इसका मतलब यहां से बाइल जूस आ रहा होगा, ठीक है, यहां से पैनक्रियाटिक जूस आ रहा होगा, और दोनों मिलकर यहाँ पे डिओडनम में खुलेंगे। समझ में आया कुछ की नहीं आया? ये नहीं कि बाइल जूस यहाँ खुलेगा और ये पैनक्रियाटिक जूस भी यहाँ खुलेगा, ऐसा नहीं। यहाँ का जो बाइल है वो यहाँ पे आ रहा है पैनक्रियाज के पास, और पैनक्रियाटिक जूस का जो पैनक्रियाज ने जो जूस निकाला है, जिसको पैनक्रियाटिक जूस कह रहे हैं, वो भी यहीं पे आ रहा है, दोनों साथ में मिक्स हो जाते हैं, उसके बाद साथ में निकलते हैं डिओडनम पर। आया कुछ समझ में कि नहीं आया? ठीक है, इतना हमने खत्म कर दिया किसका पार्ट, पैनक्रियाज का पार्ट। चलो अब नेक्स्ट पे बढ़ रहे हैं। तो अभी तक का हमने क्या पढ़ा था, हमारे पास जो पैनक्रियाज होते हैं, हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें कौन कौन सा सिक्रीशन खुलता है, लीवर का सिक्रीशन खुलता है, पैनक्रियाज का सिक्रीशन खुलता है, तीसरा और आ गया, तीसरा क्या है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इंटेस्टाइन है जैसे स्टमक है, स्टमक के पास अपने खुद के ग्लैंड्स थे, जिसको तुमने गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा था कि नहीं कहा था? मुंह के अंदर भी तो डाइजेशन हो रहा है, तो वहां पर भी सलाइवा प्रेजेंट था। सलाइवा कहां से निकल रहा है, सलाइवरी ग्लैंड से। तो यानी कि मुंह के अंदर जहां जहां डाइजेशन हो रहा है वहां वहां ग्लैंड्स है। तो मुंह में डाइजेशन हुआ, सलाइवरी ग्लैंड्स, स्टमक में डाइजेशन हुआ, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और अगर इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो रहा है, डिओडनम किसका पार्ट है भैया, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो वहां पर भी तो उसके खुद के ग्लैंड्स होंगे, जिसको इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो जो लीवर है और जो पैनक्रियाज है उनका सिक्रीशन तो आ ही रहा है, साथ में डिओडनम के पास भी अपने खुद के क्या है, अपने खुद के सेल्स होते हैं, जिसको इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहेंगे, पूरे इसमें लगे पड़े रहेंगे। मैंने सिर्फ इतने पार्ट में बना रखा है, क्योंकि सबसे ज्यादा डाइजेशन जो होता है वो डिओडनम में होता है, सबसे ज्यादा डाइजेशन यहाँ पे होता है, बाकी यहाँ पे अब्जॉर्प्शन वाला काम है। समझे या नहीं समझे? इसलिए मैंने सिर्फ इतने पार्ट में बनाया, जबकि हो गया सब जगह। हाँ, तो मैंने तुमसे क्या बोला कि ये जो मैं ऐसा स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ऐसी स्ट्रक्चर तो हमने उसके अंदर भी पढ़ा था, किसके अंदर, स्टमक के अंदर पढ़ा था। स्टमक के अंदर ऐसी क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, याद है ना या नहीं याद है? स्टमक में ऐसा कुछ डायग्राम बनाया था, ठीक है, और ऐसे हमने कुछ उसके अंदर ऐसे बना रखे थे या नहीं बनाए थे? स्टमक जैसे लग नहीं रहा, बट समझाने के लिए बता रही हूँ, समझे कि नहीं? इसको तो गैस्ट्रिक ग्लैंड बोले थे। वैसे ही यहाँ पर इंटेस्टाइन में भी क्या है, ऐसी ही जो है लाइनिंग देखने को मिली। इन ग्लैंड्स को क्या बोल दिया, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स बोल दिया। सेल के पाउच है जो क्या निकालेंगे भैया, इंटेस्टाइनल जूस निकालेंगे। तो सबसे पहली लाइन में क्या लिखा है, प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है यानी कि जो लाइनिंग है उसके अंदर, उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, कौन प्रेजेंट होते हैं, ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कहते हैं। क्या निकालते हैं, जूस निकालेंगे। क्या नाम है उसका, इंटेस्टाइनल जूस। पैनक्रियाज ने कौन सा जूस, पैनक्रियाटिक जूस। समझे कि नहीं? जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है जो स्टमक में पाए जाते हैं, उसने कौन सा जूस निकाला, गैस्ट्रिक जूस। वैसे इंटेस्टाइन के ग्लैंड्स भी कौन सा जूस निकाल रहे हैं, इंटेस्टाइनल जूस। अब इंटेस्टाइनल जूस में क्या क्या प्रेजेंट है, देखो, क्या पैनक्रियाज भी यहीं पे कनेक्टेड है, डिओडनम वाले पार्ट में। पैनक्रियाज 3 तरीके के एंजाइम निकाल रहा है, जो कि तीनों खाने के पार्ट्स को डाइजेस्ट कर देगा। तो वैसे ये भी क्या करेगा, तीनों एंजाइम निकालेगा,
जो खाने के तीनों पार्ट्स को डिवाइड वो क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। सबसे पहले इंटेस्टाइनल अमाइलेज, फिर से अमाइलेज लग गया, किसको डाइजेस्ट करता है ये, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन के लिए अमाइलेज निकाल दिया, किसने निकाला, इंटेस्टाइनल, से नाम लग गया इंटेस्टाइनल अमाइलेज। पेनक्रियाटिक अमाइलेज, मतलब अमाइलेज निकल रहा है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, लेकिन निकाल कौन रहा है, पेनक्रियास। फिर क्या है, इंटेस्टाइनल लाइपेज, फैट को या लिपिड्स को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, एंजाइम है ये भी एंजाइम है, ये भी एंजाइम है। प्रोटियोलिटिक एंजाइम लिखा हुआ है, जैसे ट्रिप्सिन क्या था, एंजाइम का नाम, पेप्सिन क्या था, एंजाइम का नाम, ये एंजाइम का नाम नहीं है, ठीक है। ये क्या है, प्रोटियो मतलब प्रोटीन, लिटिक मतलब तोड़ना, प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम। नाम नहीं दे रखा कौन से एंजाइम, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब तुमने नाम, अब डाइपेप्टाइडेज पता ही नहीं है, डाइपेप्टाइड क्या होता है, तो डाइपेप्टाइडेज ही क्या है, हमको पता ही नहीं कुछ, समझे या नहीं समझे। तो इसमें कुछ नहीं पढ़ना, बस हमको पता है कि हाँ प्रोटीन को, लाइटिक मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन। मैं लिख देती हूँ उस पार्ट को भी, कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, प्रोटियोलिटिक एंजाइम। प्रोटियो मतलब क्या हो जाएगा, प्रोटीन, लाइटिक मतलब क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन। तो यानी कि प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम्स क्या कहलाते हैं, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स कहलाते हैं। कौन निकाल रहा है इसको, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स निकाल रहा है, किसके फॉर्म में, जूस के फॉर्म में, जिसका नाम है इंटेस्टाइनल जूस। समझ में आया कि नहीं आया। अब सुनो ध्यान से, मेरे यहाँ पे सलाइवा में 30% कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो चुका था, कहां गया, स्टमक में। स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का कोई डाइजेशन नहीं हुआ, प्रोटीन का डाइजेशन हो गया था, लेकिन वो भी प्रोटीन पार्शियली डाइजेस्ट हुआ था। अब खाने में क्या क्या है, खाने में पार्शियली डाइजेस्ट प्रोटीन पड़े हुए हैं और 30% डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट पड़े हुए हैं और फैट पूरा का पूरा पड़ा हुआ है। तो फिर यहां से यहां पर क्या है, ये तो स्टमक वाला पार्ट है, स्टमक से जब नीचे डिओडनम पे आता है तो डिओडनम में सारे एंजाइम्स एक साथ काम कर रहे हैं, समझे कि नहीं समझे। फैट को डाइजेस्ट करने वाला भी यहां आ गया, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट सबको डाइजेस्ट करने वाला यहां आ गया, यानी कि जो 30% डाइजेस्ट होता है कार्बोहाइड्रेट, अब कंप्लीट 100% डाइजेस्ट यहां हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इंटेस्टाइनल अमाइलेज भी निकल रहा है और पेनक्रियाटिक अमाइलेज भी तो है, पेनक्रियास से तो पेनक्रियाटिक अमाइलेज नहीं निकलेगा क्या, वो भी निकल रहा है। तो पूरा 100% डाइजेस्ट हो जाएगा, किसका, कार्बोहाइड्रेट का, मतलब वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो चुका है ग्लूकोज के अंदर। समझ में आ गया कि नहीं। फिर उसके बाद प्रोटीन कितना डाइजेस्ट हुआ था, पार्शियली, आधा डाइजेस्ट हुआ था। तो अभी यहां पर भी क्या है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम है और पेनक्रियास भी निकाल रहा था, ट्रिप्सिन निकाल रहा था ना। तो ये सब मिलकर प्रोटीन को छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो प्रोटीन अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमीनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग में समझाया था अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, छोटे, जैसे ग्लूकोज छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत सारे ग्लूकोज आपस में चिपकेंगे तो कार्बोहाइड्रेट हो जाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली किसमें टूट जाते हैं, ग्लूकोज में। इससे छोटा मॉलिक्यूल नहीं होता है खाने का छोटा मॉलिक्यूल नहीं है, प्रोटीन का इससे छोटा मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा हमको, ठीक है। सबसे छोटा मॉलिक्यूल प्रोटीन का क्या कहलाता है, अमीनो एसिड। और उसी तरीके से जो फैट होगा, फैट या फिर जो लिपिड्स होगा, इसका सबसे छोटा जो फॉर्म होगा उसको हम बोलेंगे फैटी एसिड। क्या बोलेंगे उसको, फैटी एसिड। समझ में आया कि नहीं। तो यहां पर फैट पूरी तरीके से टूट चुका है, कार्बोहाइड्रेट पूरी तरीके से टूट चुका है और प्रोटीन पूरी तरीके से टूट चुका है, यानी कि इतने ये वाले पार्ट्स में कंप्लीटली टूट गया है। आया कुछ समझ में कि नहीं आया। अब होगा क्या, यहां पर जब खाना कंप्लीटली डाइजेशन हो गया तो हमारी प्रोसेस तो डाइजेशन की रुक गई है, अब डाइजेशन नहीं हो सकता कुछ भी। अब यहां से खाना जाएगा इस वाले पार्ट में, अभी तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जाएगा। अब यहाँ पे होगा खाने का अब्जॉर्प्शन, खाने को अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तुमको बताया नहीं था स्मॉल इंटेस्टाइन के पास विलाई होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जो क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, क्यों, खाने को अब्जॉर्ब करने के लिए। खाना नहीं मतलब डाइजेस्टेड फूड को, जो ये सारा है ना, यही तो है डाइजेस्टेड फूड, अल्टीमेटली यही तो बचा मेरा डाइजेस्टेड फूड। इस सबको अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, फेंका जाएगा ब्लड के अंदर। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड भी तो बचेगा। तो पहले सारा डाइजेशन करने के बाद कहां फेंकेंगे, इसके अंदर। ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, इसके अंदर वो देखेगा कहीं कोई पानी का पार्टिकल और प्रेजेंट है क्या, मैं पानी और खींच सकता हूं, तो पानी को अब्जॉर्ब करेगा और ज्यादा। पानी वगैरह सब कुछ यही डाइजेस्ट हो चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, सब कुछ हो जाएगा। बट उसके बाद भी कहीं पे जब लार्ज इंटेस्टाइन के पास जा रहा है तो वो देख रहा है यार पानी कुछ और प्रेजेंट है, खींच लू क्या, मिनरल्स प्रेजेंट है, खींच लू क्या, ठीक है। तो अब्जॉर्प्शन करेगा किसका, मिनरल और वाटर का। उसके बाद वो जाएगा रेक्टम में, रेक्टम में कल पढ़ाऊंगी क्या है, रेक्टम में जाएगा, फिर रेक्टम में थोड़ी देर के लिए स्टोर होगा, स्टोर होने के बाद फिर एनएस के थ्रू बॉडी के बाहर जाएगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनएस, ये हम कल पढ़ेंगे। ये हमारा आज पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हो चुका है।
कल हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में सिर्फ पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, उसके पास क्या क्या सिक्रीशन आते हैं। आज हमने तीनों टाइप के सिक्रीशन पढ़ लिए, लीवर से क्या आता है, पेनक्रियास से क्या आता है और इंटेस्टाइनल ग्लैंड से क्या आता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। बाकी कहानी कल पढ़ेंगे हम, ठीक है। कहां तक का हमने खत्म कर दिया स्मॉल इंटेस्टाइन। इससे पहले हमने लास्ट टॉपिक शायद पढ़ा था पेनक्रियास। पेनक्रियास पढ़ा था, इंटेस्टाइनल ग्लैंड पढ़ा था, इंटेस्टाइनल ग्लैंड ना। तो हाँ ठीक है, हमारे वहां तक का टॉपिक खत्म। टॉपिक क्या हो रहा है आज का, लार्ज इंटेस्टाइन का। सबसे पहले क्या लिखा है, वाइडर इन डायमीटर। तो इसमें जो पहला वर्ड आ रहा है ना, वाइडर इन डायमीटर, ये किस चीज के लिए वर्ड लगा रहा है। हमारे पास एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इसके अंदर ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन पड़ा होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करूं तो स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे मैंने ये ट्यूब मानी, ठीक है, तो ऐसा कुछ मैं ट्यूब बना रही हूं, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया और ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट, ठीक। अगर मैं इस स्मॉल इंटेस्टाइन को यहां से कट कर दूं, इतने पार्ट से कट करूं, और लार्ज इंटेस्टाइन को भी ऐसे कट करूं, और ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल क्या है, ट्यूब है ना, पूरा ट्यूब है। तो अगर किसी ट्यूब को तुम ऐसे कट करते हो और यहां से चेक करोगे तो तुमको सर्कुलर पार्ट दिखेगा, है ना। तो वैसे ही मैंने जब इसको कट किया तो मैंने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन का सर्कल ऐसा दिखेगा। इसको कट करने के बाद इसको देख रही हूँ, छोटा सा बनेगा डायग्राम के हिसाब से, बट मैं ऐसा बना रही हूँ, ठीक है। और इसको कट करते हो तो तुम देखो ना, साइज इसका छोटा है कि लार्ज इंटेस्टाइन का साइज छोटा है, स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज छोटा है। तो इसका सर्कल ऐसा दिख रहा है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का इसके कंपैरिजन में इतना बड़ा सर्कल दिखेगा, है कि नहीं। और डायमीटर क्या होता है, जब तुम सर्कल को बीच में से दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो उसको डायमीटर कहते हैं ना। मतलब एक लाइन जो तुम सर्कल के बीच में से लेके जाते हो, जिसको डायमीटर कहते हैं, पता ही है हमको, है ना। तो इसको डायमीटर कहेंगे। तो अब मुझे एक चीज बताओ, किसका डायमीटर की वैल्यू बड़ी है। स्मॉल इंटेस्टाइन की वैल्यू आई, स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए डायमीटर की वैल्यू बड़ी होगी कि लार्ज इंटेस्टाइन के लिए उसके डायमीटर की वैल्यू बड़ी होगी, लार्ज इंटेस्टाइन के लिए। तो वही बोलता है कि ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, डायमीटर में वाइडर है, वाइडर मतलब चौड़ा है, इसका डायमीटर चौड़ा है, इस वजह से इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। जबकि लंबाई में ये ज्यादा बड़ा नहीं है। सबसे लंबा पार्ट हमारी बॉडी के अंदर, हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि 6 मीटर का है, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोल रहे हैं फिर इसको, लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसका डायमीटर चौड़ा है। तो तुम ये देखोगे कि लार्ज इंटेस्टाइन का जो साइज है, साइज, ठीक है, साइज जो है वो ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर बड़ा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर छोटा होता है, इसलिए लिखा है लार्ज इंटेस्टाइन वाइडर होता है डायमीटर में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी फूड का डाइजेशन नहीं होता। सारा का सारा डाइजेशन कहां हो चुका है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब कोई डाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो अब होगा क्या, लिखा है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ एक ही चीज होता है, वो क्या होता है, पानी का अब्जॉर्प्शन। तो इसका मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में पानी को अब्जॉर्ब नहीं करते थे क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पानी को अब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद भी अगर वाटर बच गया कहीं पर, पानी अगर बच गया तो कौन अब्जॉर्ब करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन करेगा। लेकिन हमने स्पेसिफिकली ये बोल दिया स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन खत्म हो जाता है और अब्जॉर्प्शन वो कर लेता है चीजों का, जो भी उसको अब्जॉर्ब करना होता है। बाकी जो वाटर है उसको कौन अब्जॉर्ब कर रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन अब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसमें दिमाग में आना चाहिए कि पानी, तो अगर वो जब हम खाना वगैरह सब कुछ खा रहे हैं, पानी वगैरह भी इसको पी रहे होंगे, जो भी है खाना जो मिक्स हो रखा है, जो डाइजेस्टेड खाना है, अब उसमें से तो सब कुछ अब्जॉर्ब कर लिया होगा। तो पानी क्या वहां अब्जॉर्ब नहीं होगा, खाने के साथ मिक्स होता है ना पानी भी, तो ठीक है। या फिर खाना पानी के साथ मिक्स होगा, तो क्या पानी अब्जॉर्ब नहीं होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो भी हो चुका होगा। तो यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर पानी बच गया ना, कुछ अमाउंट में पानी बच गया तो यहां से अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो इसका मेन काम क्या है, मेन ये है कि पानी को अब्जॉर्ब करना, बाकी कोई डाइजेशन में रोल नहीं है। ये हो गया हमारा लार्ज इंटेस्टाइन खत्म। तो यहां से लेकर पूरा, ये पूरा पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का ही है, पूरा पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का ही है, ठीक है। इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर देखो, यहां से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब यहां पर ऐसे अगर स्मॉल इंटेस्टाइन ऊपर से आ रहा होगा तो यहां पर खुलेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में इस वाले पॉइंट पे खुलेगा। तो खाना जो भी ऊपर से आ रहा होगा स्टमक से, फिर डियोडनम से होगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर यहाँ पर जो है खाना खुलेगा, और खुलने के बाद ये ऊपर की तरफ फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से बाहर की तरफ जाएगा खाना, ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या समझा रही हूँ तुम्हें कि लार्ज इंटेस्टाइन हमारा ऐसा दिखता है, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट जो तुम्हारा यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का है। तो इसके बाद फिर रेक्टम क्या है, रेक्टम कुछ नहीं है, लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। जैसे कि डियोडनम क्या है, डियोडनम कुछ नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन का ही तो पार्ट था, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन का ही तो पार्ट था, ठीक है ना, डियोडनम। वैसे ही यहाँ पे रेक्टम क्या है, इसी का ही पार्ट है। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा लार्ज इंटेस्टाइन, सारा उसके बारे में खत्म कर दिया। अब हम पढ़ रहे हैं रेक्टम। रेक्टम क्या है, ब्रॉड, ब्रॉड मतलब फैला हुआ, चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर, चैम्बर मतलब एक तरीके के कमरे जैसा स्ट्रक्चर,
बैग की तरह फैला हुआ स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर जो फैला हुआ ये पूरा पार्ट दिखेगा तुमको, ये फैला हुआ पार्ट क्या है, रेक्टम होता है। क्या करता है ये, फीकल मैटर। अब फीकल मैटर क्या होता है, हमारी बॉडी का अनडाइजेस्टेड फूड, क्योंकि यहाँ पर तो सारा डाइजेशन हो चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ से खाना आ रहा है लार्ज इंटेस्टाइन में, इसमें अगर कोई पानी होगा तो पानी को भी अब्सॉर्ब कर लिया जाएगा, बाकी जो बच गया वो सारा क्या है, हमारा अनडाइजेस्टेड फूड, जिसको हमें बॉडी के बाहर फेंकना है। तो फीकल मैटर का मतलब क्या होता है, ये हमारी बॉडी का कैसा खाना है, अनडाइजेस्टेड वाला खाना है, ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाया था, अब इसको बॉडी के बाहर फेंकना पड़ेगा। तो उसने बोला है फीकल मैटर स्टोर टेम्पररी। टेम्पररी का मतलब क्या होता है कि कुछ समय के लिए यहाँ पर फीकल मैटर यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करके रखा जाता है। समझे कि नहीं समझे। अब एक बार यहाँ पे स्टोर धीरे धीरे होते जाएगा और ज्यादा स्टोरेज हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, भैया बॉडी से बाहर निकालना है उसे कि नहीं निकालना है। तो यहाँ पे अगला टॉपिक क्या आता है, एनएस। एनएस क्या है, एंड पॉइंट, एंड पॉइंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एंड मतलब लास्ट वाला जो पॉइंट है उसको एनएस कहते हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखेंगे ओपनिंग होती है, ठीक है। तो एनएस मैं अगर ये बोल रही हूँ तो एनएस इस वाले पार्ट को नहीं कह रही हूं मैंने देखो नीचे की तरफ बना रखा है, यानी कि जो ओपनिंग होगी ना उसका, जैसे माउथ क्या है, माउथ कहाँ कैसे बताऊंगी माउथ क्या है, ओपनिंग होता है ना, मैंने बोला लिप्स हटा दो, लिप्स हटाने के बाद जो तुम्हें दिख रहा है स्ट्रक्चर उसको माउथ कह रहे हैं कि नहीं। तो वैसे एनएस क्या है, ओपनिंग है, एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट है और हेल्प्स इन द एग्जिट ऑफ फीकल मैटर। फीकल मैटर मतलब अनडाइजेस्टेड फूड, तो अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालने में क्या करता है, हेल्प करता है। समझ में आ गया, ठीक है। टॉपिक क्या पढ़ रहे हो, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, यानी कि जो अभी तक का हमने सब पढ़ा था अलग अलग, अब उसको साथ में एक बार कंबाइन करके पढ़ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट। हाँ, तो हमने स्टार्ट कहां से किया, माउथ से स्टार्ट किया ना, हमने सबसे पहले खाने को इंजेस्ट किया, माउथ में डाला। तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, इस साइड एरो बना रही हूँ और बोर्ड में क्योंकि इतनी जगह है, तो जब ये खत्म हो जाएगा ना, एरो का मतलब स्टमक के बाद क्या आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो वो अगली बार से स्टार्ट करूंगी। तो अब तुम अपनी नोटबुक में क्या करना, स्टमक के बाद सीधे यहाँ पे लिखना स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके आगे कंटिन्यू करके जाना नीचे की तरफ, ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या बोला, हमारी बॉडी में स्टार्ट कहां से हो रहा है, माउथ में। देखो फूड इज टेकन इनसाइड द बकल कैविटी, माउथ में खाने को लिया जाता है, बकल कैविटी के अंदर लिया जाता है खाने को। उसके बाद देखो ये माउथ के अंदर ही हो रही है सारी प्रोसेस। उसके बाद क्या हो रहा है, सलाइवरी अमाइलेज, पता है तुमको, डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है सलाइवा में, खाने पे वो काम करता है, और खाने में भी स्पेशली किस पे काम करता है, कार्बोहाइड्रेट पे काम करता है, और उसको कन्वर्ट करता है किसमें, सिंपल शुगर में, जिसको हम क्या बोलते हैं, माल्टोज। पढ़ा है ना ये चीज। तो अब ये नहीं लिखा सलाइवरी अमाइलेज क्या कहते हैं, कौन निकाल रहा है कौन नहीं निकाल रहा है, आलतू फालतू नहीं लिखा, मेन चीज लिखा। क्या लिखा, माउथ में खाने को रखा जाता है, बकल कैविटी के अंदर रखा जाता है, सलाइवरी अमाइलेज जो कि प्रेजेंट होता है सलाइवा के अंदर, वो खाने पर काम करता है, खाने में भी स्पेशली कार्बोहाइड्रेट पे काम करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है सिंपल शुगर, जिसको हम माल्टोज कहते हैं। उसके बाद क्या हो गया, इसके बाद कहां गए, एरो नीचे की तरफ, और हम आ गए ईसोफेगस पर। आ गया वर्ड मैस्टिकेटेड फूड। हमने मैस्टिकेटेड वर्ड नहीं समझा, हमारे पास मैस्टिकेशन का मतलब होता है, या मैस्टिकेटेड फूड का मतलब होता है सलाइवा और खाना मिक्स हो गया, समझे कि नहीं, सलाइवा और खाना मिक्स हो गया, इस तरीके के खाने को हम क्या बोलते हैं, मैस्टिकेटेड फूड। जब तुमने चबा चबा कर खाने को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया और उसके साथ सलाइवा मिक्स हो गया, समझे, इस खाने को क्या बोलते हैं, मैस्टिकेटेड फूड। तो जो मैस्टिकेटेड फूड है, यानी कि चबा चबा के जब सलाइवा और खाना आपस में जो मिक्स हो गया है, ऐसे खाने को जिसको हम बोलते हैं मैस्टिकेटेड फूड। मैस्टिकेटेड फूड को धक्का मारा जाता है भैया नीचे की तरफ। तुम स्वेलो नहीं करते हो क्या, करते हो ना, तो धकेला जाता है नीचे की तरफ, किसकी मदद से, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की मदद से। तुमको पता है ना ईसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस होता है, ठीक है, यहां तक हो गया। उसके बाद क्या होगा, अब जब वो पेरिस्टाल्सिस से नीचे गया, कहां जाएगा, स्टमक में जाएगा, ठीक है। अब स्टमक के अंदर क्या हो रहा है, स्टमक ने बोला कि जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, जो कि सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूसेस। इन गैस्ट्रिक जूसेस में प्रेजेंट होते हैं HCl, पेप्सिन और म्यूकस। आ रहा है समझ में, पढ़ा हुआ चीज है ना। फिर उसके बाद क्या बोला है, HCl बनाता है मीडियम को एसिडिक, बैक्टीरिया को मारता है, पेप्सिन के काम को, पेप्सिन के एक्शन को प्रमोट करता है, यानी कि बढ़ाता है। पढ़ा है ना ये भी चीज। आगे क्या है, पेप्सिन पार्शियली करता है डाइजेस्ट किसको, प्रोटीन को, पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर रहा है, पार्शियली डाइजेस्ट करता है। म्यूकस का काम क्या है, जो हमारे स्टमक की अंदर वाली वॉल है, अंदर वाली लाइनिंग है, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। किससे प्रोटेक्ट कर रहा है, फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl, HCl के प्रभाव से उसको बचा रहा है, किसको, स्टमक की अंदर वाली लाइनिंग को। क्या इसमें से कुछ ऐसा था जो तुमने पढ़ा नहीं था, सब पढ़ा हुआ ही है ना। तो सब कुछ जो हमने अलग अलग पढ़ा, अब उसको हम एक साथ इकट्ठा करके समझ में आ गया इतना। स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले हमने लास्ट यहाँ पे खत्म करा था, यहाँ पे स्टमक में खत्म किया था ना, और उसके बाद एरो कंटिन्यू है, इसका मतलब इसके ऊपर क्या आएगा, स्टमक आएगा, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कहां से स्टार्ट करें, पार्शियली डाइजेस्टेड एसिडिक फूड,
क्या हमारे स्टमक में पार्शियल डाइजेस्ट हो गया था ना खाना, तो लिखा है कि पार्शियली डाइजेस्टेड एसिडिक फूड जो है, अब मैंने ये क्यों बोला स्टमक में खाना पार्शियल डाइजेस्ट हो गया था, इसका मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि मुंह में भी हमारा खाना डाइजेस्ट हो चुका था और थोड़ा सा खाना डाइजेस्ट हुआ था हमारे स्टमक के अंदर, तो ओवरऑल खाना भी क्या हो चुका है, पार्शियली डाइजेस्ट हो चुका है, ठीक है। और साथ में क्या, वो कैसा मीडियम हो गया उसका, एसिडिक हो चुका है, यानी कि खाना मेरा एसिडिक बन गया। तो बोला गया है पार्शियली डाइजेस्टेड एसिडिक फूड को कन्वर्ट किया जा रहा है अल्कलाइन फूड में, कौन कर रहा है, बाय द सिक्रीशन, कौन निकाल रहा है, लीवर और पेनक्रियास जो चीज निकाल रही है उसके द्वारा इसको अल्कलाइन फूड में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। पता है ये चीज या नहीं पता, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है, लीवर निकालता है बाइल जूस और बाइल सॉल्ट, जबकि पेनक्रियास निकालता है पेनक्रियाटिक जूस, जिसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन और पेनक्रियाटिक लाइपेज प्रेजेंट होता है, पढ़ा हुआ चीज है। आगे क्या बोलता है, बाइल सॉल्ट काम करता है फैट पर, तुमको पता है कैसे काम करता है, इसको इमल्सिफिकेशन कहते हैं। इमल्सिफिकेशन मतलब बड़े पार्टिकल्स जो होते हैं फैट के, उसको छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया जाता है। फिर लिखा है इमल्सिफाइड फैट, यानी कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बने हैं ना टूटकर, उसको कौन से फैट बोला जा रहा है, इमल्सिफाइड फैट। उस इमल्सिफाइड फैट का दोबारा और आगे जाके उनको तोड़ा जा रहा है, किसके द्वारा, पेनक्रियाटिक लाइपेज के द्वारा। लाइपेज ही तो फैट पे काम करता है, पता है ना, एल्फोलिपिड एल्फोलाइपेज, ठीक है। फिर क्या बोला है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज जो है वो किस पे काम करता है, कार्बोहाइड्रेट पे काम करता है। ट्रिप्सिन किस पे काम करता है, प्रोटीन पे काम करता है, मतलब उनका डाइजेशन करता है। तो ये तो हमने देख लिया कि पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेनक्रियाटिक लाइपेज का क्या काम, और बाइल जूस और बाइल सॉल्ट का क्या काम, स्पेशली बाइल सॉल्ट का। फिर क्या बोलता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी होते हैं जो कि इंटेस्टाइनल जूस निकालते हैं। उस इंटेस्टाइनल जूस के अंदर इंटेस्टाइनल अमाइलेज प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइनल लाइपेज प्रेजेंट होता है और प्रोटीओलिटिक एंजाइम्स होते हैं। और ये सारे के सारे फिर से क्या करते हैं, खाने पे काम करते हैं। उसको और फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ेंगे। फिर क्या आ रहा है, यहां पर कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है खाने का, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है। फिर उसके बाद क्या बोला है, जो डाइजेस्टेड फूड को अब्सॉर्ब कर दिया जाता है विलाई के द्वारा, ठीक है। विलाई कहां प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स पे होते हैं, मैंने तुमको पहले पढ़ा रखा है ये चीज। उसके बाद अब्सॉर्ब करने के बाद कहां फेंक दिया जाता है उनको, ब्लड वेसल्स में, यानी कि नलियों में फेंक दिया जाता है, जो हमारी खून की नलियां होती है वहां फेंक दिया जाता है। इसके बाद की कहानी कहां आ गई, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आएगी। समझ में आया है या नहीं आया, आ गया ना। तो जो भी हमने राम कहानी अलग अलग पढ़ी थी, अब उसको सारांश में हम उसको समरी के फॉर्म में इसको पढ़ रहे हैं। और समरी नहीं है, ये एक तरीके का फ्लो चार्ट है जो तुम्हें बनाना पड़ेगा जब क्वेश्चन पूछेगा कि ह्यूमन के अंदर डाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। तो ये फटाफट से बना के आ जाना वहां पे सारी चीजें। कहां पे खाना पहुंच चुका है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पूरा खाना डाइजेस्ट हो चुका था अलग अलग एंजाइम्स के थ्रू। अब जो अनडाइजेस्टेड खाना है, यानी कि अब्सॉर्ब करने के बाद जो खाना बच चुका है, जिसको अब्सॉर्ब नहीं कर पाया, यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अब वो कहां की तरफ मूव करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर वहां से क्या हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, पानी का अब्सॉर्प्शन होगा, किस में से, अनडाइजेस्टेड फूड में से। डाइजेस्टेड वाला तो सब पार्ट वो अब्सॉर्ब कर चुका है ना, विलाई ने तो अब्सॉर्ब कर दिया, उसको तो खून में फेंक दिया। अब क्या बच गया, अनडाइजेस्टेड, कहां जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में होगा क्या, उसमें से भी अगर पानी बचा हुआ है तो पानी को ढूंढ ढूंढ के अब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड यहां से कहां जाता है, रेक्टम के पास जाता है। रेक्टम एक ऐसा चैम्बर है, फैला हुआ चैम्बर है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आता है, जहां पर खाना क्या रहता है, स्टोर होता है। किस टाइम, कितने टाइम के लिए, कुछ समय के लिए। तो बोला कि अनडाइजेस्टेड जो खाना है तुम्हारी बॉडी का, वो स्टोर हो जाता है कहां पे, रेक्टम पे, कुछ समय के लिए होता है, बिफोर डिस्चार्ज, यानी कि उसको बॉडी के बाहर निकालने से पहले की बात हो रही है। फिर लास्ट पार्ट क्या जाता है इसमें, एनस। एनस में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, उसके अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकाला जाता है इसके थ्रू, एनस के थ्रू। एनस क्या होता है, एक ओपनिंग होती है जहां से अनडाइजेस्टेड फूड को हम बॉडी के बाहर फेंकते हैं। ये था पूरा कंप्लीट क्या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, और उसके साथ कैसे हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है ह्यूमंस की बॉडी के अंदर, ठीक है। हमने एक नोट पॉइंट लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन इसमें से बहुत सारे अलग अलग टाइप में बन सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा, क्या जो हम स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है वो सारे ऑर्गेनिज्म में सेम है, तो आंसर क्या लिखेंगे, नहीं, डिफर है। डिफर मतलब अलग अलग है। सारे ऑर्गेनिज्म में जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो अलग अलग होती है। अगर हमारी बॉडी में 6 मीटर है तो सबकी बॉडी में 6 मीटर नहीं होगा। अब यही चीज पूछ रहा है कि क्वेश्चन क्या आएगा सबसे पहले, कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो सारे ऑर्गेनिज्म में सेम है कि डिफर है, तो आंसर बोलोगे डिफर है। क्यों डिफर है, किस पे डिपेंड है ये कि वो अलग अलग हो रही है, सेम नहीं हो रही है, तो लिखा है डिपेंडिंग अपन देयर फूड हैबिट्स, यानी कि जैसा जैसा जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन कौन आ जाते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। तो जैसे 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 ऑर्गेनिजम्स का खाने का तरीका होगा, तो जैसे जैसे उनका फूड हैबिट्स होगा, उस पर डिपेंड करता है कि उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होगी, छोटी होगी, या उसकी जो भी लेंथ होगी।
जैसे कि कैसे बोल रहे हैं, तो क्वेश्चन आता है यहां से, हर्बीवोर्स के पास लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है एज कंपेयर टू कार्निवोर्स। क्वेश्चन ये देता है तुम्हें, या तो क्वेश्चन पूछेगा कि हर्बीवोर्स के पास लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है कार्निवोर्स के कंपैरिजन में, या फिर कार्निवोर्स की लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है एज कंपेयर टू हर्बीवोर्स। क्वेश्चन या पहले ये पूछेगा, तो आंसर क्या होगा, हर्बीवोर्स की लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है एज कंपेयर टू कार्निवोर्स। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन दे देगा, हर्बीवोर्स की लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों होती है कार्निवोर्स से, क्यों पूछ लिया, अब रीजन पूछ रहा है तुमसे, ऐसा क्यों हो रहा है, तो हमें ये आंसर लिखना है, हमें लिखना है क्योंकि जो सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज क्या है, स्टार्च, एक तरीके का क्या है, स्टार्च, मतलब कार्बोहाइड्रेट एक तरीके का। तो बोलते हैं कि सेल्यूलोज क्या, सॉरी हम आंसर लिखेंगे क्योंकि जो सेल्यूलोज है वो बहुत बड़ा पार्ट है हर्बीवोर्स के खाने का। हर्बीवोर्स क्या होते हैं, जो किसको खाते हैं, जो प्लांट्स को खाते हैं, प्लांट्स की, समझ रहे हो कि नहीं, हर्बीवोर्स होते हैं ना जो प्लांट्स को खाते हैं, हर्ब्स सब को खाने वाले हर्बीवोर्स कहलाते हैं, मेरी बात समझे, ठीक है। और कार्निवोर्स क्या होते हैं, जो मीट खाते हैं, जो एनिमल्स को खाते हैं, वो कार्निवोर्स हो गए। क्योंकि जो हर्बीवोर्स है जब वो घास खाते हैं, उस घास में सबसे ज्यादा पाया जाता है सेल्यूलोज, ठीक है, घास में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज पाया जाता है। और सेल्यूलोज के डाइजेशन के लिए हमें समय चाहिए होता है लंबा, ठीक है, हम जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर सकते सेल्यूलोज को, तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए क्या चाहिए, लंबा टाइम चाहिए, बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। क्यों चाहिए लंबा टाइम, क्योंकि एंजाइम चाहिए होते हैं, किसके लिए, सेल्यूलोज के डाइजेशन के लिए। वो एंजाइम कौन प्रोड्यूस कर रहा है, बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं। वो बैक्टीरिया कहाँ है, लीव इन द गट ऑफ हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स का जो एलिमेंट्री कैनाल है, उस एलिमेंट्री कैनाल में बैक्टीरिया रहते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, एंजाइम निकालते हैं। कौन सा एंजाइम निकालेंगे, किसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम निकालेंगे, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम निकालेंगे। तो ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी एंजाइम निकलता है, आराम से टाइम लगा के वो एंजाइम को निकालते हैं। समझ में आ रही बात, क्या बोला मैंने, क्यों हर्बीवोर्स का स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा लंबा होता है एज कंपेयर टू कार्निवोर्स। तो तुमने बोला हर्बीवोर्स वो होते हैं जो घास खाते हैं मेनली, मतलब जो प्लांट खाते हैं, तो प्लांट जो खा रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में सेल्यूलोज पाया जाता है, और सेल्यूलोज के डाइजेशन में बहुत ज्यादा लंबा समय लगता है। क्यों लंबा समय लगता है, क्योंकि इसके डाइजेशन के लिए मुझे एंजाइम चाहिए होते हैं, वो एंजाइम प्रोड्यूस किए जाते हैं बैक्टीरिया के द्वारा। वो बैक्टीरिया हर्बीवोर्स की जो गट है, गट मतलब एलिमेंट्री कैनाल, वहां पे पाई जाती है, वहां पे वो रहते हैं। और जब वो रहते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, एंजाइम बनाते हैं। तुम्हें मैंने बताया था, जैसे मैंने बोला कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम क्या था, अमाइलेज, याद है, अमाइलेज, ठीक है। फैट को डाइजेस्ट करने वाला क्या था, लाइपेज। यहां पर क्या है, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम हो जाएगा सेल्यूलेज। समझ रहे हो कि नहीं, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम क्या हो जाएगा, सेल्यूलेज। आया कुछ समझ में, वैसे इसमें कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं, हमें नहीं भी आएगा चलेगा, लेकिन ये ध्यान रखना है कि सेल्यूलोज हर्बीवोर्स का सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला खाने का पार्ट है, ठीक है, जिसमें उसका अगर तुम डाइजेशन करवाते हो तो बहुत ज्यादा लंबा समय लगता है, क्योंकि इसके लिए एंजाइम बनाना पड़ता है जिसका नाम अभी मैंने बताया सेल्यूलेज होता है। और वो एंजाइम कौन बनाता है, वो बनाता है बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया कहां बनाता है भैया, हर्बीवोर्स का जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वहां पर वो प्रेजेंट होता है, ठीक है कि नहीं। उसके बाद क्या, जब हम कार्निवोर्स के बारे में पढ़ते हैं तो उनकी डाइट में, उनके खाने में सेल्यूलोज नहीं होता, क्योंकि वो तो एनिमल को खा रहे हैं, वो प्लांट को थोड़ी खा रहे हैं, और प्लांट की बॉडी में पाया जाएगा ना सेल्यूलोज तो, ठीक है। तो क्या बोला मैंने कि हमारे जो कार्निवोर्स होते हैं उनसे, उनके बारे में क्या लिखा है कि उनके खाने में सेल्यूलोज नहीं पाया जाता, इसीलिए इतना लंबा समय लगेगा नहीं उनको, और लंबा समय लगेगा नहीं तो उनका स्मॉल इंटेस्टाइन इतना लंबा होगा नहीं। समझे कि नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन हर्बीवोर्स का लंबा इस वजह से है क्योंकि वहां पे डाइजेशन करवा रहे हैं वो किसका, सेल्यूलोज का। क्या तुमने ये नहीं पढ़ा कि प्लांट जो होता है, प्लांट का जो सेल होता है उसके बाहर कवरिंग होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, और प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है, सेल्यूलोज। तो भैया जब वो प्लांट के सेल को खा, हम तो सेल को ही तो खा रहा है वो, तो प्लांट को जब खाएगा तो प्लांट के सेल को खाएगा ना, और प्लांट की जब सेल को खाएगा तो उसका मतलब क्या है, इस सेल्यूलोज जो कि सेल वॉल है उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या चाहिए, बैक्टीरिया। कहां प्रेजेंट होंगे, गट्स में होंगे। गट मतलब क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल। किसके एलिमेंट्री कैनाल में, जो खा रहा है उसको कौन खाता है, बैक्टीरिया, सॉरी क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स खा रहे हैं। तो हर्बीवोर्स के एलिमेंट्री कैनाल में क्या प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। कहां पे होंगे, मोस्ट स्पेसिफिकली बोला है कि स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा होता है, इसका मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा डाइजेशन कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में।
समझे या नहीं समझे? तो इनका स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर डाइजेशन होता है किसका, सेल्यूलोज का। सेल्यूलोज क्योंकि प्लांट खाते हैं तो प्लांट में सबसे ज्यादा पाया जाता है सेल्यूलोज। तुमको पता है आउटर कवरिंग भी होती है प्लांट की सेल वॉल की, जिसको हम सेल्यूलोज बोलते हैं। अच्छा, और क्या, ये जो सेल्यूलोज है इसको अगर तुम्हें डाइजेस्ट करना है तो तुमको एंजाइम चाहिए होगा। वो एंजाइम बैक्टीरिया निकालता है, वो बैक्टीरिया उनके स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं और क्या निकालते हैं, वो निकालते हैं एंजाइम निकालते हैं जिसका नाम है सेल्यूलेज, जो कि इसको डाइजेस्ट कर सके। और ये जो प्रोसेस है ये बहुत धीरे धीरे होता है। डाइजेशन जो होता है सेल्यूलोज का वो बहुत धीरे धीरे होता है, यानी कि बहुत लंबा समय लेता है। समझ में आ रही बात या नहीं? ठीक है, इसी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है हर्बीवोर्स का वो लंबा होता है। क्यों? क्योंकि उनको डाइजेस्ट करना होता है खाने को, और स्पेसिफिकली किसको, सेल्यूलोज को। और जो कार्निवोर्स हैं वो तो मीट खाते हैं, वो तो सीधे सीधे एनिमल खाते हैं, और एनिमल की जो सेल होती है उसके बाहर तो सेल वॉल होती ही नहीं है, तो कोई सेल्यूलोज जैसी चीज होगी नहीं हमारी बॉडी के अंदर, मतलब एनिमल की सेल की बॉडी के अंदर, है कि नहीं? तो जो कार्निवोर्स एनिमल को खा रहे हैं तो उनकी बॉडी में सेल्यूलोज है नहीं, तो उनकी बॉडी में सेल्यूलोज प्रेजेंट नहीं होगा, तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया भी नहीं होंगे। डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया नहीं है तो एलिमेंट्री केनाल का जो तुम्हारे वो है स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई है वो इतनी लंबी होगी नहीं फिर, क्योंकि लंबा तुम्हें स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए चाहिए था ताकि वहां पे तुम बैक्टीरिया को रख सको, वो बैक्टीरिया क्या कर सके, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सके। कुछ आया या नहीं आया? ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। मेन क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि हर्बीवोर्स का स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा क्यों होता है कार्निवोर्स से। तो आंसर ये लिखते हो क्योंकि हर्बीवोर्स को सेल्यूलोज खाना, वो सेल्यूलोज खाते हैं, सेल्यूलोज जो है उनके खाने का सबसे बड़ा पार्ट है। सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए तुम्हें बहुत सारा बैक्टीरिया चाहिए होगा, वो बैक्टीरिया एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाते हैं, स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। वो एंजाइम निकालेंगे इसको डाइजेस्ट करने के लिए, और ये प्रोसेस बहुत लंबे समय तक चलता है, यानी कि ये सेल्यूलोज का डाइजेशन बहुत लंबा समय लेता है, और इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है हर्बीवोर्स का वो लंबा होता है। और जब अगर हम कार्निवोर्स की बात करें तो कार्निवोर्स मीट खाते हैं, और मीट खाते हैं तो उनके पास कोई सेल्यूलोज नहीं प्रेजेंट होता, उनकी बॉडी के अंदर आता ही नहीं, उनकी डाइट में आता ही नहीं है। तो जब सेल्यूलोज उनकी बॉडी के अंदर आता नहीं है तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम की भी कोई जरूरत प्रेजेंट नहीं होती है, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम की जरूरत भी नहीं प्रेजेंट होती है। और जब एंजाइम नहीं चाहिए होगा तो इस वजह से तुम्हारा जो कार्निवोर्स का जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लंबा भी नहीं होगा। कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा आ गया, चैप्टर हमारा हो गया यहाँ पे खत्म। ठीक।